अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और जैसे कि आज हम करेंगे 2012 में दिसंबर में आया हुआ पेपर, और इसमें 75 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में जो सरस्वती नदी है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये चारों नाम जो हैं दोस्तों सरस्वती के हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर इसके चारों नाम इसके नाम से जाने जाते हैं। तो इसका 4 इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हो इस जो डिटेल यहाँ पे दी गई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल होती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी कराऊंगा, लेकिन आप खुद से भी एक बार डिटेल करिए। मैं डिटेल पूरी नहीं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। 10 राजाओं का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ या लड़ा गया। तो ये हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी रावी को बोलते हैं। तो ये 10 राजाओं का युद्ध था, और सुदास मेन था इसमें, और अन्य 10 राजाओं के बीच, यानी कि इन सुदास अकेला और ये 10 राजा 5 आर्य थे इसके अंदर, 5 आर्योत्तर जनों के मध्य हुआ था, और इसमें सुदास जो है वो जीत जाता है। विजय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्न में से किस में उल्लेखित है। तो ये शतपथ ब्राह्मण के अंदर ये बात हमें मिलती है कि राहुगण अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा की ओर जाता है। तो इसमें आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो कि शतपथ जो ब्राह्मण है ये गद्य में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल है। और यहाँ पे संगतियाँ हुई हैं, प्रथम कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई, तो उनको मैच करना है। प्रथम हमें पता है कि ये राजगृह में होती है, और फोर्थ का हमें पता है कश्मीर में हुई, और तृतीय पाटलिपुत्र अशोक के टाइम में, और द्वितीय हुई वैशाली के अंदर काला अशोक के टाइम में। तो आपको टाइम पीरियड भी इनके पता होने चाहिए। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि शाक्य कहाँ के थे। तो कपिल वस्तु के शाक्य बोले जाते हैं, रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, और वैशाली के लिच्छवी। तो ये राजवंश थे वहाँ पे, यानी कि संबंध रखते थे ये इन जगहों से। और इनको क्या है काल के अनुसार लगाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। एक एक चीज़ इनमें से कई बार आ जाएंगी, जैसे एक इस पेपर में से दे दी, एक उठा के लास्ट वाले में से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और तो इनका हमें टाइम पीरियड याद होना चाहिए। अगर हम इनको टाइम पीरियड के अनुसार लगाएं तो सबसे पहले इसमें आएगा संयुक्त जो निकाय है वो आएगा, और सेकंड पे आएगा चुल्वक, और थर्ड पे आएगा सुपनिपात और बुद्धवंश। ये इस टाइम पीरियड के अनुसार लिखी गई हैं। निम्नलिखित आजीविक संप्रदायों के नेता थे। जो आजीविक संप्रदाय के नेता इनमें से कौन कौन थे तो ये थे मखली गोसाल तो इम्पोर्टेंट थे, नंद वत्स भी थे, और किस सकिच भी ये क्या थे, तीनों के तीन ये आजीविक संप्रदाय के नेता हुए हैं। तो आप इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। और ये अभी कथन वाले क्वेश्चन, और इनमें आपको मैंने पहले ही बहुत बार बताया है कि यहाँ क्योंकि लगाइए, और इनको पहले दोनों को ठीक कीजिए। इसके अगर हम देखें तो ये बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और खरोष्टी बंगाल में बहुप्रचलित थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, खरोष्टी लिपि बहुप्रचलित नहीं थी। तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे, और आर यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अशोक के शिलालेखों की यहाँ बात हो रही थी, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक लिपि का यहाँ प्रयोग होता है। और ग्रीक और आर्मेयिक लिपि का जो अभिलेख है वो अफ़गानिस्तान से, और जबकि जो खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो पाकिस्तान एवं बंगाल से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लास्ट वाली लाइन है, जिसको कई बार रिपीट होते हुए मैंने देखा है पेपरों में। दक्षिण भारत में स्थित जो निम्नांकित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिलता है। जो दशरथ जातक है वो किस स्तूप के अंदर उसका शिल्पांकन मिलता है। तो यह मिलता है नागार्जुनी कोंडा। केवल 2 इसका राइट आंसर है। अकेले में मिलता है यहाँ पे जातक, जो दशरथ जातक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और ये कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन आया है। मिताक्षरा के मतानुसार पिता अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति अपने पुत्र में विभाजित कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवंशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। तो ये दोनों क्या है सही दिए गए हैं। और लेकिन ये कारण इसका सही नहीं दिया गया है जो नीचे दिया गया है, क्योंकि कारण इसका कुछ और होता है, ये इसका मेन कारण नहीं है, तो व्याख्या नहीं करेगा। लेकिन सही दोनों हैं। इनको इनके मैच करना था कि किसके टाइम में कौन सा गवर्नर हुआ है, और उसने सुदर्शन झील से संबंधित यह क्वेश्चन है कि किसने कौन सी किसके टाइम में हुए हैं जो भी ये गवर्नर हुए हैं। तो कौन कौन से थे। जैसे स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ है प्रणदत्त,
और चंद्रगुप्त के टाइम में हुआ है पुष्यगुप्त, और अशोक के टाइम में हुआ है तुषास, और रुद्रदामा के टाइम में हुआ है सुविशाख। तो आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, खुद की ट्रिक बनाइए दोस्तों। बगिलाई के जो सिक्के हैं निम्नलिखित में से मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं नर्मदा घाटी के में ये सिक्के मिलते हैं, और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। उत्तरवैदिक काल में करंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, और निष्क सोने के सिक्के को बोलते थे, शतमान चांदी का सिक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी गई है दोस्तों। और सुवर्ण सोना, कारसापण चांदी, मासक तांबे को बोलते थे, काकड़ी जो थे तांबे के छोटे छोटे सिक्के मौर्य काल के सिक्के हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये डिटेल है। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थलों के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। जो शंख लिपि के लेख हैं वो किन स्थलों के स्तूप के अवशेषों से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बरहूत और सांची से। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 और 4 यानी कि बी, और ये आप पढ़ सकते हो इसके डिटेल। विशाख दत्त का लिखित जो विलुप्त नाटक है देवी चंद्रगुप्त के जो अंश हैं निम्नांकित ग्रंथों में उपलब्ध हैं। तो ये इसका जो विशाख दत्त का जो नाटक है लुप्त हो गया है जो देवी चंद्रगुप्त, उसका जो केवल एक ही है जो इनमें से जो दिया गया है वो है श्रृंगार प्रकाश। इसके अंदर इसके कुछ अंश मिलते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा थोड़ी इसकी घटनाएं उसके अंदर मिलती हैं हमें। और मंदिर स्थापत्य की निम्नलिखित जो श्रेणियां हैं, क्षेत्रीय शैलियां हैं, तो इनमें क्या है? इनमें द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है। तो नाग शाखा का उत्कीर्ण करना किन की विशेषता रही है? तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रतिहार ही अकेले आएंगे इसमें, 20 का राइट आंसर रहेगा। इनकी विशेषता है ये नागों का स्तंभ पर बनाना। हरिश्चंद्र नामक प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, और नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये आए हैं मंदिर और गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन कि कौन से ने कौन सा बनवाया है। तो नरसिंह वर्मन ने जो बनवाया है वो बनवाया है मामलपुर में स्थित शैलकृत गुफाएं, यानी कि मामलपुर में स्थित शैलकृत गुफाएं, इससे संबंध रखता है। और साब्यन महादेवी ने बनवाया है अनंगपुर स्थित ये अंकतेश्वर मंदिर, और लोक महादेवी ने बनवाया है पट्टदक्कल स्थित विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ये 7वीं बार मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ नेट के पेपर के अंदर। कुलतोंग जो प्रथम है ये चिदम्बरम में स्थित शिव मंदिर इन्होंने बनवाया था। चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और आपको इनकी डिटेल पता होना चाहिए कि ये कौन से वंश से संबंध रखते हैं। आप इनको रिलेट करके चलिए, क्योंकि जो भी मोस्टली राजा वगैरह नेट में दिए जाते हैं इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, या उनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, या उनको काल में यानी कि क्रोनोलॉजी में लगाना दे दिया जाता है। कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करते हैं, लेकिन मोस्टली राजा यही होते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं बार बार। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ जैन महाविद्यालयों को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है। तो कौन से वो महाविद्यालय हैं जिनको सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है? तो ये है वरोट्या, इसको बोलते हैं। थर्ड अकेला आ जाएगा वरोट्या, डी इसका राइट आंसर है। तो आप डिटेल भी यहाँ थोड़ी पढ़ सकते हो इसकी अगर दी होगी तो। कुछ जैन महाविद्याओं में सर्पवाहन सहित वरोट्या शिल्पांकित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, और दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार जो है राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है यहाँ पे, आपको याद रखना है ये। निम्नलिखित किस नवग्रह को पशु और मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो ये किया जाता है केतु को। केतु जो ग्रह वगैरह है हमारे उसके अंदर, तो हिंदू परंपराओं के अनुसार इसको शनि को सुख शांति का बोलते हैं देवता, और मंगल ग्रह को 9 ग्रहों में शामिल एक ग्रह है ये। तो ऐसा आप डिटेल देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसे मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझाता है? तो प्रांतीय को क्या है? मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रकृति नहीं समझा जाता, बाकी को समझाता है। और ये विचार दिए गए हैं और इन पर हमें देखना है कि ये सही है पहले नहीं। बलबन के राजत्व का सिद्धांत क्या था? रक्त और लोह की नीति पर आधारित था, बिल्कुल सही दिया गया है। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। बल्कि जो ये क्या है, ए और आर दोनों सही तो हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो दोनों ही सही दिए गए हैं यहाँ पे, और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है ये इस चीज़ का।
तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि बलबन ने शासनकाल में कठोर सजा का प्रावधान किया था। और आप डिटेल, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था? तो ये कर दिया था दोस्तों शेरशाह ने भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था भू राजस्व के अंदर। तो इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे दी गई है कि भू राजस्व में इसको वैध किया और वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए उसने। अहमद खान की निगरानी में, इंपॉर्टेंट नाम है ये, उसकी निगरानी में उसने क्या किया, निगरानी के अंदर संपूर्ण कृषि भूमि का मापन करवाया और कबूलियत और पट्टे की व्यवस्था को लागू किया और 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया और 3 भागों में इसने ज़मीन को भी बांटा था, यानी कि मध्यम दर्जे की, ऊंचे दर्जे की, निम्न दर्जे की। तो इस हिसाब से इसने भूमि को भी 3 वर्गों में बांटा था। निम्नलिखित जो सूफी संतों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इनमें जो सबसे पहले आएंगे वो ख्वाजा अली हुजवरी आएंगे, उसके बाद जो आएंगे बदरुद्दीन समरकंदी आएंगे, उसके बाद शाह नियामतुल्लाह कादरी आएंगे, बाकी बिल्ला या औरंगज़ेब के टाइम में हुए हैं। तो एक नियामतुल्लाह कादरी जो हैं ये उसके जो शाहजहाँ थे उनके टाइम में हुए हैं, और ये बाकी भी मुझे इनका ऊपर वाले को 2 का आइडिया नहीं है अभी। दिल्ली के निम्नलिखित नगरों में से नगरों के जो नाम हैं उन पर विचार करना है और इनको काल क्रम में ही लगाना होगा इनको भी। तो काल क्रम में जब इनको लगाएंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि जो इनमें से जो शहर बना है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनवाया था इनमें, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शहर था। और उसके बाद हम इनमें से अगर देखें तो उसके बाद आएगा तुगलकाबाद, जो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में बनवाया था। और जहांपनाबाद आएगा 4th पे, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 जो उसका टाइम पीरियड है उसमें बनवाया था। और खिजराबाद खिजर खान ने बनवाया था, ये आपको याद रखना होगा। 1414 से 1421 का इनका टाइम पीरियड है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में युद्ध में तोप और बंदूकों का जो प्रयोग है प्राथमिकता किया था, तो ये किया था बाबर ने, और सर्वप्रथम ऐसा करने वाला बाबर ही था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दरों को सही क्रम में चुनना है। तो जो दिया गया है, यानी कि अकबर के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज़ ने हाफ लिया है, 1/2 यानी कि 50% लिया है, और अकबर ने लिया है 1/3 और औरंगजेब ने भी 1/2 भू राजस्व लिया है। तो ये इसका राइट आंसर दिया गया है। अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? तो गद्य में जो इसने लिखी है वो लिखी है इसने खजाइनुल फतूह। इसके अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का और उसके सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है, और अलाउद्दीन को इसके अंदर विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां दी गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये डिटेल है, आपको ज़रूर अच्छे से करनी है, क्योंकि ये जो डिटेल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जैसे जनता का चरवाहा किस शासक को बोलते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं चीज़ें भी आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद, और खानवा का युद्ध हमें पता ही है कि राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और बाबर के मध्य 1527 16 मार्च, ये आप पढ़ सकते हो। और उसने जिहाद का नारा दिया था पहले और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि इसने सिर को, जो राजपूतों के शरीर थे उनके सिरों को काट करके धड़ अलग करके, तो सिरों का एक टावर बना करके ये ऊपर चढ़ गया था और इसने अपने आप को गाजी की उपाधि उस टाइम धारण की थी। तो गाजी का मीनिंग आप समझते ही हो, आजकल बड़ा चर्चा में है चीज़ें ये। तो अभी कथन आप पढ़िए, हुमायूं के साम्राज्य जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल है से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालानुक्रम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात की गई है कि हुमायूं के साम्राज्य जिसमें उसने अपने कार्य भी शामिल हैं से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालानुक्रम नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि उसकी जो भी रचना है उसके अंदर ये ऐसा उसने नहीं किया है। तो घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की अकर्मण्यता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल करेक्ट है, और ये व्याख्या भी सही करता है, कारण भी इसका, ये रीज़न भी बिल्कुल सही दिया गया है। तर्क बोल लीजिए, रीज़न बोल लीजिए, तो बात एक ही है इसकी। निम्नलिखित में से एक बार आप डिटेल ही पढ़ना चाहिए तो डिटेल भी आप पढ़ सकोगे इसकी। निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करिए जो सही नहीं है। तो सही नहीं हमें देखना है। पेशवाओं के काल में क्या है, मराठा राजस्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है।
पेशवा ने स्वराज्य क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया। बिल्कुल सही बात है ये। पेशवा का पद जो है अनुवांशिक बन गया, उसके बेटे को ऐसे मिलता चला गया। बिल्कुल सही है। पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे, शाही परिषद के नहीं थे, ये बात यहाँ गलत दी गई है। वो शाही परिषद से संबंध रखते थे। तो आप यहाँ डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हो। अबुल फजल के जो अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले सही भी देखेंगे और सही नहीं भी देखेंगे। उसने सामान्य अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया, उसने सामान्य अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियाँ भी की हैं, सही है। उसने सामान्यकरण नहीं किया है, क्योंकि चीज़ों को उसने सामान्यकरण नहीं किया है, यानी कंपैरिजन करके उसने उन चीज़ों को नहीं लिखा है। तो उसने अपने जो भी उसको सोर्सेज मिले या कुछ उसको ठीक लगा उसने लिख दिया। वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा, तो ये गलत दी गई है बात। वो पंथ निरपेक्ष था, यानी कि वो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप समझते ही हो, यानी कि वो पंथ निरपेक्ष वो सभी धर्मों का इसमें बोला गया है कि पंथों को, यानी कि समानता वगैरह की बात कर रहा है, तो वो पंथ निरपेक्ष ही रहा। ये बात इसके लिए सही रहेगी। अगर इसका अपोजिट करेंगे। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में क्या है, अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के शासन का। दूसरे और तीसरे भाग में 602 तक के अकबर के इतिहास को दिया गया है और स्रोतों को उल्लेख किया गया। कुछ टिप्पणियाँ भी इसमें की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, सुश्री A.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो ये इनमें से कोई नहीं दिया गया है। मेमोरीज ऑफ बाबर उसका टाइटल उन्होंने दिया है, मेमोरीज ऑफ बाबर। यहाँ डिटेल में भी होगा मेमोरीज ऑफ बाबर, ये देखिए। और बाबर ने ये तुर्की में लिखा था और खाने खाना ने इसका अनुवाद जो था फ़ारसी के अंदर किया था अकबर के टाइम में। और दीवान भी लिखा था उसने, काव्य संग्रह, ये भी बाबर ने लिखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। और इनको क्या है, आपस में मैच करना है कि क्या चीज़ है ये, क्या वर्ड किससे संबंध रखता है। तो जब्त भूमि के नाप की मुगल एक प्रणाली थी। और देशमुख क्या थे, राजस्व अधिकारियों को बोलते थे। इजारेदारी क्या थी, ठेके पर दी गई राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली। वतन आनुवंशिक भूमि अधिकार को बोलते थे। वतन जगीर की बात कर रहा है यहाँ पे ये। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो ये किया जाता था भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में जो तसव्वुफ का मुख्य योगदान क्या है? मानवता की सेवा इनका मुख्य योगदान है। और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि रहस्यवाद से संबंधित इस्लाम में, और तसव्वुफ मानवता की सेवा को बोलते हैं। और ये सनातनपंथी इस्लाम से मेल नहीं खाते थे इनकी मान्यताएं, तो ये आप डिटेल पढ़ सकते हो। मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? तो ये था चांदी का सिक्का। नेक्स्ट देखते हैं। और ये बाबर ने काबुल में चलाया था, ये भी आप याद रखिए। और कंधार में उसने बाबरी नामक सिक्का चलाया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया यहाँ पे। एक शाहरुख चलाया था उसने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि काबुल के अंदर उसने शाहरुख चलाया था और कांधार में उसने बाबरी नामक सिक्का चलाया था। तो उसने जीत की खुशी में भी बहुत से सिक्के बांटे थे वहाँ पे जा कर के। जब वो इंडिया में जीत कर लेता है पानीपत की लड़ाई के बाद, तो वो यहाँ पे शासक बनने के बाद वहाँ पे बहुत से धन बांटता है। तो ये सिक्के उसने उस टाइम वहाँ बांटे थे। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? तो आध्यात्मिक और रहस्यवाद तत्वों का संयोजन। तो ये आध्यात्मिक और रहस्यवाद तत्वों का संयोजन बिल्कुल इनकी विशेषता है। और मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए, तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि इस्लाम के अंदर चित्रकला और संगीत जो है बैन है। तो ये ऐसा नहीं किया उन्होंने। रूप चित्र और लघु चित्र थे, दरबारी और अभिजात चित्र थे। गरीबों का कोई चित्र नहीं बना मुग़ल पेंटिंग्स में, तो ये आपने याद रखना है। आप पढ़ सकते हो इनकी जो डिटेल है। बीजारोपण हुमायूं ने किया था चित्रकला का, और जहांगीर के काल में यह चरमोत्कर्ष पर, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। और विशेषता क्या थी? आध्यात्मिक रहस्यवाद तत्वों का संयोजन, रूप चित्र और या पढ़ दिया आपने ऊपर भी ये। मुग़ल राज्य की संस्कृति और विचारात्मक ढांचे के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूरे मुग़ल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही। सही दिया गया है, क्योंकि ये लड़ते रहे, सुलह होती रही और समायोजन इनमें बनता रहा। क्षेत्रीय जो भी शक्ति थे उनके टाइम में मुग़लों के बीच साथ साथ 18वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात्य वर्ग का अभ्युदय हुआ। बिल्कुल सही बात है 18वीं सदी को लेकर के ये।
मुगलों की केंद्रीयकरण की प्रक्रिया से संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। तो ये गलत दिया गया है, उनके लिए बिल्कुल स्थान था केंद्रीयकरण करने के कारण भी, होने के बाद भी। मुगल काल में भारत में शक्ति के विसरण की संभावना हमेशा रही है। तो ये बिल्कुल बात सही गई है, मुगल काल में शक्ति के विसरण की संभावना हमेशा रही है। तो यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ब्रिटिश राज की स्थापना संबंधित क्वेश्चन आया कि काल कोठरी की जो घटना है उसको किसने सनसनीखेज बना दिया था। तो ये बनाया था हालवेल ने। हालवेल इन्हीं अंग्रेजों के मध्य था, यानी कि जो इसके अंदर घटना ये घटती है ब्लैक होल नामक, ये 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटी थी। और ये बक्सर के युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। ब्लैक होल में क्या किया था गया था कि जो उस टाइम पे शासक था सिराजुद्दौला था शायद, तो उसने अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर, काफ़ी अंग्रेज़ थे, उनके बाल बच्चे भी थे साथ में, तो 160 या कुछ ऐसी संख्या थी उनकी। तो सभी को एक छोटी सी कोठरी के अंदर डाल दिया गया था। और वो दिन बहुत बेहद ज़्यादा गर्मी के दिन थे, तो छोटी सी कोठरी के अंदर उनको ऐसे बंद कर दिया गया जैसे कि चूहे होते हैं। तो वो चूहों की तरह ही मरने लग गए थे दम घुट करके। उसके अंदर से थोड़े बहुत ही अंग्रेज़ बाहर निकले थे। जब उसको उनको खोला गया 1-2 दिन बाद कोठरी को, तो 20-30 अंग्रेज ही बचे थे, बाकी सारे मर गए थे, लेडीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह। तो ये ब्लैक होल इसको बोलते हैं। इसलिए वैसे कई राइटरों ने इसको झूठा भी कहा है कि ये झूठी घटना बताई गई है हमारे इतिहास को गंदा करने के लिए। तो तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो इनमें शामिल थे अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निज़ाम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ज़्यादा। और तृतीय अंगुल मैसूर हुआ था ये 1790-92 के मध्य टीपू और कार्नवालिस के बीच। और इसके बारे में इसके बाद जो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके बाद होती है टीपू और अंग्रेज़ों के मध्य। स्वाभाविक वारिस न होने पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं हुआ था। तो ये करौली का नहीं हुआ था, बाकी सभी का हो गया था। और ये नया नाम है, आपको ये भी याद रखना है, पुडुकोट्टई। तो ठीक, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं इसके अंदर। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो ये की गई थी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों आपको इनकी डेट भी याद होनी चाहिए। सबसे पहले 17 को मिलाया गया था, इसकी डेट आपको 1800 शायद 54 वगैरह है, 1848 है दोस्तों, 1848 17 की डेट है। सबसे पहले इसे मिलाया गया था। और बड़ौदा और करौली, ये बड़ौदा 1856 में शायद इसको मिलाया गया है। तो आप सारी डेट आपकी याद होना चाहिए, क्योंकि 2 बार डेट से को संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ऐसे मैचिंग दे दी गई है कि 17 कब और झांसी कब। तो ये आपको अच्छे से करने हैं क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पढ़ सकते हो कि डिटेल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 ने ही प्रदान की थी, अधिनियम जो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ये ब्रिटिश शासन का विंग रहते हुए उत्तर यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की थी। तो ये की थी मॉन्टेग्यू ने, और ये की थी 20 अगस्त 1919 के लगभग। तो ये इसके द्वारा क्या किया गया था, चैम्प्सफोर्ड जो सुधार हुए थे, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और ये मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1918 या 1919 है, आप इसको भी चेक कर लेना एक बार ज़रूर। स्थानीय वित्त योजना किसने लागू की। तो ये लागू की थी मेयो ने, मेयो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नाम है ये भी। और यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हो। मजदूरों की जो कार्य संचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था 1881 के अंदर, और सेकंड उसके बाद आया था। आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो उसके बारे में, जो 1884 के अंदर आया था, द्वितीय फैक्ट्री एक्ट। फिर 1911, फिर 1922, फिर ऐसे होते होते 44 वगैरह। तो डेट सभी आप देखने ली हैं आपने एक बार अच्छे से। तो इनको मैचिंग करना है कि कौन किससे संबंध रखता था। तो जो बिहार जो प्रीविनियंस जो किसान सभा है, ये सैजन सरस्वती संबंध रखती है। रैयत एसोसिएशन जो इन गुंटूर है, ये संबंध रखती है एनजी रंगा से। प्रतापगढ़ एवं रायबरेली के जो कृषक नेता हैं वो हैं बाबा रामचंद्र, जो नीचे दिए गए होंगे। और जो राजस्थान के कृषक नेता हैं वो ऊपर ऑप्शन में है विजय सिंह पथिक। और ये नाम 2 बार लास्ट बार एग्ज़ाम में के अंदर आया है कि राजस्थान से जो व्यक्ति 2 दिए गए हैं उनके नाम बताइए जो कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो ये विजय सिंह पथिक ऑप्शन में आया था, अगर आपको याद हो लास्ट एग्ज़ाम जो अब हमारी
जो 2020 में हुआ है वो, तो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ऐसे ही पेपर में हर बार चीज़ें चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट पढ़िए, ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासती राज्यों के मध्य संबंधों की परिभाषा सर्वोच्च करने वाला कमीशन कौन सा था? तो ये था बटलर कमीशन। और इसने सर्वोच्च यानी कि ब्रिटिश राज प्रधान है, रियासतों के ऊपर हमारा ब्रिटिश राज है, तो ये ऐसा इसके अंदर था। राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, वह ब्रिटिश भारत का एक अंग है। तो ये बटलर कमीशन ने ऐसी परिभाषा दी थी। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? तो ये आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इलाहाबाद आया था, ये भी आपको याद रखने की वो कहाँ गया था, तो इलाहाबाद वो गया था। मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1864 के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1864 इसका राइट आंसर रहेगा। और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो कि 30 वर्ष के लिए इसका निर्धारण 1864 में, और रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में जो है टॉमस मुंदरो ने लागू की थी। इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट है ये भी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 1882 से लेकर के 1894, इसका राइट आंसर दिया गया है। और ये डेट आपको याद होनी चाहिए। जो भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया और आयात शुल्क को घटा दिया। तो ये इनकी नीति थी 1882 से लेकर 1894 तक चलती है। जो गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति कहा गया है? तो ये कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये अपने आप ही चलता गया था, क्योंकि सारे नेताओं को जो है कैद कर लिया गया था और उनके लिए ऑपरेशन जीरो चलाया गया था, जिससे उनको पकड़ लिया गया था। तो ये आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के चलता रहा, इसलिए इसको स्वस्फूर्त भी बोला जाता है। ऑपरेशन ये दिया गया है यहाँ पे 0 आवर के तहत इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 अगस्त को यह कार्रवाई कर दी गई थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थी? तो ये थी मार्गरेट कुंतिस। और ये आया है क्वेश्चन फोर्थ टाइम मैं देख रहा हूँ, और ये इसमें पिछली बार डेट आई थी। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये गलत दी गई है, ये 1927 के अंदर हुई है। लास्ट एग्ज़ाम में पूछी गई डेट है ये, 1927 इसमें आएगा। और ये पढ़ सकते हो आप। लंबे समय तक प्रयास करके महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई। भारतीय जो सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीयों का नाम बताइए? तो ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये रखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, उनकी फैमिली से संबंध। और सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय थे और ये लेखक, संगीतकार, भाषाविद भी थे और ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था, ये करता था विश्वास वैदिक कर्मकांड के अंदर, बहुदेववाद का विरोधी था, मूर्ति पूजा का आलोचक था, सर्वेश्वरवाद का विरोधी था, एकेश्वरवाद माँ को मानते थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1857 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC राजा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, और इसके बारे में आप डिटेल ज़रूर पढ़ना कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। और ये इनका पूरा नाम है, जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और ये दलित वर्ग से संबंध रखते थे। 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो ये मनाया था डिलीवरेंस डे के नाम से। और जो डेट है इसकी 1 नवंबर 1939 को इन्होंने जो भी मंत्रिमंडल था उसने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और वो दिया था कि उनसे बिना पूछे ही भारत को युद्ध में धकेल दिया गया इस वजह से। और 1937 चुनाव में कांग्रेस ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव के साथ लगभग 5 प्रांतों में सरकार बनाई थी, ये याद रखिए आप। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये थे संपूर्णानंद। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 के अंदर, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, 1934 में पटना में इसकी स्थापना हुई थी। इसके नेता GP नारायण, आर्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन सेम आया हुआ था कि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इनमें से कौन सा नहीं है
4 नाम दिए गए थे। 4 में ये भी थे, नरेंद्र देव भी दिया गया था नाम में, मीनू मसानी भी, और JP नारायण भी दिया गया था। एक अलग नाम था, वो उसका आंसर था। तो चीज़ों को आप अच्छे से करते हुए चलिए, यहाँ से भी आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, तो ये था बीकानेर, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला। और आप देखिए बीकानेर ने सबसे पहले किया। जयपुर, पटियाला, भोपाल के साथ अन्य देशी रियासतों ने बाद में भारतीय संघ में विलय किया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष था, तो ये था अप्रदत्त नियति। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, और इसको अप्रदत्त नियति इन्होंने बोला है। और ब्रिटिश यानी कि इसको, इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक का नाम है। इसके अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था, तो ये सौंपा था रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ याद रखिए नाम। 6 महीने का इसको वक्त दिया गया था, 6 सप्ताह या 6 महीने कुछ ऐसा टाइम पीरियड है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ईसाई इतिहास लेखन जो है दैवी विचार का सिद्धांतीकरण से संबंधित है, तो 4 में दिया गया है नीचे वो। और अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन जो है ये प्रगतिशील विचारों का प्रकटन है। और रोमांटिक इतिहास जो लेखन है बीते समय का आकर्षक और रंगीन पुनर्निर्माण, इससे संबंध रखता है। और सकारात्मक इतिहास जो लेखन है यह संबंध रखता है जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव, जो सबसे ऊपर दिया गया है। ये इससे 3rd से मैच होगा दोस्तों, ये डी वाला जांच की। ये आगे जो दोस्तों आएगा, ये आएगा एक पैराग्राफ, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इससे क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे, और ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ने में, अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की आंदोलन, जो रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, तो ये किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। 2 बार क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर भी। कांग्रेस ऑफ द पीपल्स द्वारा द फ्रीडम चार्टर निम्नलिखित में से किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 1955 के अंदर। और ये डिटेल आप पढ़ सकते हो, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी राज्य द्वारा पारित संप्रेक्षण ऑफ कम्युनिज्म एक्ट का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं था, तो नहीं में जो बी दिया गया है, आप इसके पढ़ सकते हो इसके ऑप्शंस। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव निम्नलिखित में से किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था, तो ये 1994 के अंदर हुए थे और ये जीता था इन्होंने। नेल्सन मंडेला की नेतृत्व वाली सरकार को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये पुकारा जाता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, इसका नाम था। 20 का आंसर है। ये सारा पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र से स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है, तो नवपाषाण युगीन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तो ये है महगदा, इसका नाम है। और ये नवपाषाण स्थल है जो इलाहाबाद शहर यानी यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो आप इसका पढ़ सकते हो। प्रोफेसर JR शर्मा ने इसका, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय, इन्होंने इसकी खोज की थी। हड़प्पाई स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं, तो ये उत्तर का सही चयन करना है, तो ये प्राप्त होते हैं केवल धोलावीरा से। इसके अंदर इसका राइट आंसर ये रहेगा, अकेला धोलावीरा, डी इसका आंसर रहेगा। कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन आया, भारत का रोम से अच्छा संपर्क था, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, सामग्री वगैरह मिलती है हमें भी रोम से। जो यहाँ पे जो बंदरगाह थी एक अरिकमेडू, वहाँ से रोम से आया हुआ सामान वहाँ से मिलता है हमें खुदाई में। तो रूलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक, अमरावती में प्राप्त हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और लेकिन इसकी जो व्याख्या दी गई है यह सही नहीं है इसके संबंध में, तो 20 का राइट आंसर रहेगा। धूप अवशेषों में से शोक की प्रस्तर,
पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। तो ये हुई है कन्नागली से प्राप्त, कर्नाटक में के अंदर ये पड़ता है। और इसको पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। 269 में ये गद्दी पर बैठता है। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसे कि पहली बार एल्फिंस्टन ने इसको कहा है ऐसा? तो ये किया है ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा। और ईश्वरी प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक जो इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया कि वह पागल नहीं था, जैसे कि एल्फिंस्टन ने उसे कहा है। वह शिक्षित शासक था सबसे ज़्यादा सल्तनत काल का। तो अबाब से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ये होता है सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो ये सामंतों के द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार को अबाब बोलते हैं। और ये शेरशाह सूरी के टाइम में लगा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? तो ये टिप्पणी की थी रोमिला थापर ने। और ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। और इसके अंदर जो है ये ट्रेड यूनियन है और कौन इससे संबंध रखता था, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसको जब हम इससे मैच करते हैं तो देखते हैं कि कौन किससे संबंध रखता है। तो वीपी वाडिया है ट्रेड यूनियन के नेता। श्री नारायण गुरु है दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन से संबंधित। और SN हल्दर जो हैं जमशेदपुर के नेताजी हैं, मजदूर नेता हैं। कुंवरजी मेहता एक कृषक नेता थे। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक डिप्पो में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के खिलाफ अंग्रेजों की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के बारे में निम्न से किस विदेशी पत्रकार ने रिपोर्ट लिखी थी? तो ये थी वेल्स मिलर की, यानी कि इसको वेब मिलर बोलते हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो इसने ऐसा कहा है इस आंदोलन के बारे में दोस्तों कि ये सबसे निर्मम थी, निर्मम नागरिकों के ऊपर आक्रमण था। और ऐसा इसने लिखा है कि मैंने ऐसे क्रूर दृश्य कहीं नहीं देखा समस्त वर्ल्ड में। तो ये वेब मिलर का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार जो है सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? तो ये है रणजीत गुहा। ये सबाल्टर्न स्टडीज़ से संबंध रखते हैं। सबाल्टर्न एक नई अभी जो इतिहास लेखन का जो एक नया दौर आया है, इसके अंदर एक सबाल्टर्न स्टडीज़, यानी कि इसके अंदर क्या होता है सबाल्टर्न के अंदर, इसके अंदर गरीबों का इतिहास लिखा जाता है। जो भी गरीब तबका है, यानी कि जो वंचित रह गए, जिनका इतिहास में नाम नहीं आया, उसको लेकर के ये रणजीत गुहा ने भी इसमें योगदान दिया है। गुहा का मानना क्या है कि दलितों को पेट से सोचने वाला निर्विवेक जाहिल लोगों के रूप में देखने के बजाय इनकी चेतना एवं मानसिकता को समझने पर इतिहासकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस कोटेशन से भी आप समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। तो इससे भी आप इनकी विचारधारा को समझ सकते हो सबाल्टर्न स्टडीज़ की। तो ये है दोस्तों 75 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे मेरे द्वारा जो डिटेल प्रोवाइड की गई और आपको बताया गया? तो अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।